नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाथफाइंडर पर। अक्सर हम लोग आपके बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी परीक्षाएं लेते रहते हैं और लेकिन आज थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जो टीचर्स आपकी परीक्षा लेते हैं, आज उनकी ही परीक्षा होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ चैलेंज। कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे मेरे राइट पे बैठे हैं किंजल जी से, और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं देवराज जी से। और एकदम आपके मतलब अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लेट मी जस्ट टेल यू द रूल्स ऑफ द गेम। सही क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 10 अंक, 10 पॉइंट्स। गलत क्वेश्चन के या फिर ना अटेम्प्ट करने के आपको मिलेंगे 0 पॉइंट्स। यूपीएससी की तरह नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं आप। बाकी थोड़ा डिस्क्रेशन मैं रखूंगा कि आपको अगर कोई सही या आधा गलत होता है तो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। सर पॉइंट्स के अलावा और कुछ प्राइस के? और कोई प्राइस नहीं आपके लिए। स्टार्ट करें सर, फिर आप लोग रेडी हैं? यस सर। हाँ सर। सर पहला सवाल आपसे पूछता हूँ। सो रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई थी रिगार्डिंग प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। जनरली मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि जुपिटर में सबसे ज़्यादा मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। बट नाउ वी हैव अनदर प्लैनेट विच हैज़ सक्सीडेड जुपिटर, मतलब कि जिसके मून्स जुपिटर से बढ़ गए हैं। सवाल पूरा सुन लीजिए। मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। लेकिन इसमें यू हैव टू नॉट टेल जस्ट द प्लैनेट, आपको ये भी बताना है कि अब उस प्लैनेट के कितने मून्स हो गए हैं और जुपिटर के कितने थे। सर ये टफ कर दिया आपने लास्ट मोमेंट में। ये लास्ट मोमेंट है ना, आपने घुमा दिया क्वेश्चन। आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशी देख ली मेरी सर ने। मुझे इतना इस साल के शुरुआत तक जुपिटर था, क्योंकि अचानक से उसके बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्कवर हो गए थे। मून्स डिस्कवर हो गए थे, करीबन 12 आई गेस। ओके। उसके बाद अभी 1 महीने पहले, इसी महीने की खबर थी, सैटर्न में एक साथ 50-60 से ज़्यादा मून डिस्कवर हुए हैं। यू आर वेरी क्लोज। लेकिन सर मुझे नंबर नहीं याद है फाइनल कितना है, वो तो कुछ भी थोड़ा मतलब हिंट थोड़ा बहुत भी नहीं याद। 150 से ज़्यादा है सर। सर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल। 150 से ज़्यादा है, मुझे इतना याद है। नहीं सर, दिस इज योर नंबर हियर इज रॉन्ग। आपका जवाब सही है कि सैटर्न के हो गए हैं जुपिटर से ज़्यादा, और जो सैटर्न ने नंबर ऑफ मून्स ऐड किए हैं वो भी 60 प्लस है। 62 मून्स ऐड हो गए हैं एंड फाइनल नंबर जो सैटर्न का बन गया है दैट इज 145। और जुपिटर के केस में बट सर गलत तो गलत है। तो करो, कंसीडर करो, डिस्क्रिप्शन है। तो आपको इसमें हम मतलब ग्रेस मार्किंग के तौर पे 5 पॉइंट्स देंगे, बिकॉज आपने प्लैनेट सही चूज किया था। जुपिटर के बाय द वे 95 अभी मून्स चल रहे हैं, बट ये चीज़ें डिस्कवर होती रहती है। फिलहाल 95 चल रहे हैं। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन के किंजल जी को मिले हैं 5 अंक। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर देवराज। सर एक कंट्री है, यस सर। साउथ अमेरिकन कंट्री है। हिंट दे देता हूँ आपको। ओके ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है। अभी आजकल जैसे सब जगह महंगाई चल रही है, सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। अर्जेंटीना सर। आपने तो पूरा क्वेश्चन सुनने बगैर ही पहले आंसर दे दिया। ये तो भी आया था न्यूज़पेपर के अंदर। हाँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उसका, करीबन 100+ इंटरेस्ट रेट चल रहा है शायद अर्जेंटीना का। हाँ, मतलब दे हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स बाय 97% इन अ सिंगल गो। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में 0.5 के आपने बदला दी लास्ट मोमेंट में। बट इन्होंने क्वेश्चन पहले ही बता दी। 0.5%, 0.25% से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनके यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है दैट इंटरेस्ट रेट्स उनको 97% से बढ़ाने पड़े। करेक्ट सर। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। सर कुछ और भी देश हैं वैसे, मतलब हम जैसे मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज इसलिए करना चाहा था बिकॉज कुछ और भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जिनके हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला, काफ़ी लंबे अरसे से आई थिंक उसका तो जो इन्फ्लेशन है वो शायद 1000%, 5000% ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ सर, तो वेनेजुला भी है। हाँ, वेनेजुला भी है। आई थिंक सीरिया इज आल्सो देयर, पर सीरिया तो वेस्ट हाँ, सीरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। बट हाँ, इसीलिए कंफ्यूजिंग था ये, बट आपने खैर क्वेश्चन को पहले ही पकड़ लिया। ग्रेट। सो आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स। मिले ही हुए हैं सर उनके साथ, देख नहीं रहे हो तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किंजल जी के लिए है। एल नीनो, ला नीना पड़ा हुआ है। इस साल भी वार्निंग आई है फिर से कि एल नीनो फिर से आने वाली है, मॉनसून डिले होने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, गलत मत करना।
एल नीनो और ला नीना का लिटरल मीनिंग क्या है? तो दोनों ही स्पेनिश वर्ड्स हैं। ओके, एल नीनो का लिटरल मीनिंग जो ट्रांसलेशन में है दैट इज दी बॉय, और ला नीना का स्पेनिश से इंग्लिश में लिटरल मीनिंग इज दी गर्ल। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इज एल नीनो इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉय क्राइस्ट। कारण होता है कि जो एल नीनो करंट बनता है वो जिस टाइम पे एक्टिव होता है दैट इज यूजुअली अराउंड क्रिसमस। ओके, तो इसलिए बॉय क्राइस्ट को, जैसे हमारे यहाँ राम लला काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, वैसे ही उसी तरीके से बॉय क्राइस्ट तो उस टर्म को सिग्निफाई करता है। बट एक्चुअल मीनिंग इज सर दी बॉय। एक्चुअल मीनिंग लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। हाँ, तो बट इट इज करेक्ट। हाँ, मतलब उसका मीनिंग वही है, वो जो उसका सेंस है वो लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल है। एल नीनो स्टैंड्स फॉर लिटिल बॉय एंड ला नीना बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिटिल गर्ल। ये वो पूरा जो पेरू करंट के साथ संबंधित होता है, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी काफ़ी होता है, बिकॉज इससे हमारे मानसून अफेक्ट होते हैं, मानसून अफेक्ट होते हैं, सिंस एग्रीकल्चर इन इंडिया अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। इट इज़ अ गेम चेंजिंग इवेंट जिस भी साल आता है। ये तो है। तो एनी हाउ कमिंग टू द गेम, कंटिन्यू करते हुए एल नीनो में इसका इम्पैक्ट जो होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी पे, कहने वाले हैं कि आने वाले कुछ सालों तक इट्स गोइंग टू एक्सीड $3 ट्रिलियन आने वाले कुछ सालों में। अगेन गेम चेंजिंग इवेंट ही है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द गेम, किंजल जी को मिलते हैं इसके 10 अंक। बिल्कुल आपने ठीक है, ठीक है, स्कोर बोर्ड चल रहा है अभी। यूपीएससी की तैयारी करते समय सही स्ट्रैटेजी और मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी चीज़ें अगर आपको अफोर्डेबल दाम में मिले तो जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैचेस जो हैं अग्निपथ एवं बोध बैच। और यदि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो एक्स IRS ऑफिसर के साथ हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच को भी लेकर आ रहे हैं। अग्निपथ बैच शुरू हो रहा है 3 जुलाई से, बोध बैच 15 जुलाई से, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अभी एनरोल करें और अपने लबासना के सपने को साकार। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैंने खुद ने इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, तो देखते हैं देवराज जी ने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है। इंडोनेशिया सुर्खियों में चलता रहता है, अभी थोड़े दिन पहले सुर्खियों में आया भी था। लास्ट ईयर G20 का प्रेसिडेंट भी रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। पुरानी राजधानी मैं बता देता हूँ आपको, पुरानी राजधानी जकार्ता, पुरानी जकार्ता है। नई राजधानी का नाम क्या होने वाला है? और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, अभी क्वेश्चन पूरा सुनिए, क्वेश्चन पूरा सुनिए। अच्छा, और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसमें इतना आसान थोड़ी है। ट्विस्ट आएगा। इंडोनेशिया में मल्टीपल आइलैंड्स आते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना वो इंडोनेशिया में। तो अभी वाला जो उसका कैपिटल जकार्ता है वो आपको देखने को मिलता है इन दी आइलैंड ऑफ जावा। सही है सर। जो नया वाला कैपिटल है वो कौन से आइलैंड में जा रहा है? तो आपको 2 सवाल बताने हैं, एक तो नया आइलैंड का नाम और उस नए कैपिटल का नाम, और उस आइलैंड का भी नाम जिसमें नया कैपिटल लगा है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं 10 सिंगल क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ब्रो वेरी चलाक। सर हिंट दे सकता हूँ, संतरा टाइप का कुछ था है ना। मैंने ऐसे पूरा नाम नहीं आ रहा ये मुझे थोड़ा रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। वीडियो है उसके अंदर, मैंने स्टूडेंट्स को ही बताया था कि डॉन ने संतरा खाया, ऐसे याद करवाया था, पर मैं खुद भूल गया उसका एक्चुअल नाम। आपने निमोनिक बना दिया, आप खुद ही भूल गए। अभी लेकिन मुझे थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर तो फिर किंजल सर का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब वो हो गया, अब रूल्स अब चेंज हो गए सडनली, सर देख रहे हैं अब स्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन था कौन से आइलैंड के अंदर? कौन से आइलैंड? आइलैंड इज बोर्नियो। ये सही है सर, ये सही है। एंड उसका है संतरा। संतरा गलत है क्योंकि संतरा नहीं है। सर ये क्वेश्चन किस में आएगा, प्रीलिम्स में आएगा कि मेंस में आएगा? बताएं सर, कहीं भी आएगा, लेकिन अभी ऑप्शंस नहीं है, अभी आपके पास 4 ऑप्शंस नहीं है। आ गया है सर। बच्चों को मार्क्स आने चाहिए सर, बच्चों को तो हम टेस्ट कर लेंगे, अभी आपका टेस्ट है, अभी बच्चे देख रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी। तो एनी हाउ, क्योंकि आपका एक पार्ट सही है बोर्नियो वाला, उसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। लेकिन जो कैपिटल का नया कैपिटल का नाम है वो संतरा नहीं है, वो नुसांतरा है। तो उसमें संतरा आता है लेकिन वो नुसांतरा है। ठीक है, न्यू संतरा में भी शायद आप न्यू संतरा बोलते तो शायद डाई मिलता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें बताना चाहूंगा। संतरा है या फिर नुसांतरा है? नुसांतरा। इसमें बल्कि मैं 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा। एक तो जो हमने बोर्नियो वाली चीज पूछी है, बोर्नियो जो आइलैंड है ना, वो असल में 2 कंट्रीज के बीच में शेयर्ड है। एक इंडोनेशिया है और ऊपर उसका छोटा सा पार्ट आता है एक और कंट्री है, ब्रुनेई, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, छोटी सी कंट्री है। लेकिन जो बोर्नियो का आइलैंड है, इसमें आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, भारी मात्रा में।
तो सर कितने मार्क्स मिले? कैपिटल के बेसिस पे सर मार्क्स बताते हैं काम की आपको। बात में सीधा आ गया। अभी आप मार्क्स आपको एंड में पता लगेंगे। आप गेम के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर कोशिश सर, हम करिए। भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? मैं पूछूंगा सर इसी पे। पूछ सकते हैं एक सर। बताओ सर, और एक कैपिटल है, हाँ उस कंट्री ने भी अपना कैपिटल बदला था लेकिन लौट के बुद्धू घर को आ गए वापस वही कैपिटल सर ये तो लगा बहुत ही रहे। आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। दिस कंट्री इज सेंट्रल एशियन कंट्री है, कजाकिस्तान इसका नाम है। इनका पहले कैपिटल अस्ताना था, फिर इन्होंने कैपिटल का नेम चेंज किया था, जिसका नाम रखा था नूर सुल्तान। नूर सुल्तान वाज प्रेसिडेंट। उनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हाँ, और उनको डेडिकेट करने के, उनको सेलिब्रेट करने के लिए किया था। नाउ दे आर बैक टू अस्ताना, उसी का नाम फिर से। न्यूज़ कोर्स चलाए थे ना कुछ दिन पहले। जी 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 बिल्कुल 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 राइट। एनी हाउ कमिंग बैक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी भी नहीं, थोड़ा चैलेंजिंग है। स्कोर एक बार 15-15 भी हो गया ना हमारा। सर स्कोर को आप भूल जाइए, मैं चल रहा है, मेरा पूरा काउंटिंग चल रही है। मैं आपको 3 क्वेश्चन का बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है। फॉरेस्ट को लेकर एक क्वेश्चन है, बट टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं ना फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ये सब फॉरेस्ट होते हैं। सर वेजिटेशन वाले जो फॉरेस्ट, इसमें एक ऐसा फॉरेस्ट है जो आपको सभी लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलता है। मतलब वेजिटेशन है क्या? जैसे भले आप 0 डिग्री, 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, जनरली वेजिटेशन लैटिट्यूड के साथ चेंज होती है, बट ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि हर लैटिट्यूड पे देखने को मिलता है। 10 डिग्री पे भी, 20 पे भी, 80 डिग्री पे भी देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन सर नाइस क्वेश्चन। टाइडल फॉरेस्ट वैसे मैं कहता, लेकिन वो 30 डिग्री के आगे मिलेगा नहीं। टाइडल फॉरेस्ट वो हाँ, तो हो ऊपर जाके तो नहीं सकता, मिलेगा सर। क्योंकि मैनग्रोव्स तो टेम्परेट रीजन में बिल्कुल, आएंगे नहीं। बिल्कुल। बाकी 0 to 20-30 तो मिल जाता है। इसके सिवा सर एल्पाइन वेजिटेशन हो सकता है ये, जो कि काफी लैटिट्यूड्स में स्प्रेड रहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने ये देखा भी है कि वेजिटेशन सिर्फ लैटिट्यूड के साथ नहीं बल्कि Altitude एल्टीट्यूड के यानी साथ कि भी ऊंचाई के साथ भी बदलता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे इंडिया में ही आप देख लीजिए कि बर्फ़ आपको हिमालय की मतलब पीक्स पे, चोटियों पे जाकर के कितनी भारी बर्फ़ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी वैसे ही बदलती है। तो जो ये अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे ओक वगैरह हो जाते हैं, है ना, इस टाइप के फॉरेस्ट आपको ऑलमोस्ट यू कैन सी देम एट ऑल द लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल माउंटेन्स, टेम्परेट माउंटेन माउंटेन, जहाँ भी होगा, और अगर उसकी हाइट मतलब मान के चलिए कि 1000 मीटर 1500 मीटर के एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में फिर आपको अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऑल राइट, तो गुड क्वेश्चन एंड गुड, आपने रीजनिंग लगा के इसको सही किया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर देवराज। आपको बताना है, और ये अभी अभी सुर्खियों में चल रहा है, इसको गलत मत करना। अभी जस्ट 2 दिन पहले इसको लेके बात चल रही थी। G20 को लेकर आपने सुना होगा, बहुत कुछ चल रहा है। 2 संगठनों के नाम ले रहा हूँ आपके सामने, G20 और एक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। करेक्ट सर। OIC में 50+ मेंबर कंट्रीज हैं, G20 में तो 20 हैं। तो दोनों में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कॉमन है, और ये मुश्किल नहीं है, नहीं सर, उसको देखना पड़ेगा एक बार उसके अंदर। सर टर्की तो है ही दोनों में। टर्की दोनों में है बिल्कुल, टर्की इज देयर। बट पूरा आंसर सही देना पड़ेगा, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है क्या? नहीं, नीचे इसमें पार्शियल मार्किंग 33% मार्क्स तो क्लियर हो नहीं गए। नहीं ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे। टर्की तो नेता है इस्लामिक वर्ल्ड का, G20 में भी है। सेकंड नेता है अपना सऊदी अरेबिया, चलिए तो ये भी ठीक सऊदी है, अरेबिया भी सऊदी OIC के अंदर है और G20 में भी है। तीसरा इंडोनेशिया। हाँ, अभी बात करी थी हमने इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया। बिल्कुल सही। और 3 इनफैक्ट कंट्रीज हैं। बिल्कुल, आपने 3 कंट्री से पूछी थी। जी 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 जी, मतलब मैंने ये नहीं बताया था। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, इंडोनेशिया इज द मोस्ट पॉपुलस OIC कंट्री। ओके। सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाली जो OIC कंट्री है वो इंडोनेशिया ही होती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मीटिंग हुई थी कश्मीर में, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी G20 G20 का तो क्वेश्चन भी आया था ना सर, मेंबर्स का। G20 के मेंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोबारा भी इट कैन बी आस्क्ड। मतलब ये इस question साल भी तो आ वैसे सकता भी समिट है, मेन समिट भी इंडिया में है। हाँ सर, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है सर, आ सकता है। सर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। बिल्कुल, तो सर मतलब सोच समझ के बनाए क्वेश्चन ऐसे थोड़ी हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू किंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल है, लेस फैक्चुअल, थोड़ा एनालिटिकल। एनवायरनमेंट में ग्रासलैंड्स सुन रखे होंगे आपने, मतलब एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में ग्रासलैंड सुना होगा, सवानाज सुना होगा, और स्टेपीज सुना होगा। स्टेपीज तो बल्कि पिछले 1 साल से चल रहा है सुर्खियों में, बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन थिंग। दोनों ही ग्रासलैंड्स हैं, इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल। लेकिन स्टेपीज को कहा जाता है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, फूड बाउल, मतलब दे आर, उनके पास भरमार है गेहूं की एंड व्हाट नॉट, और वो बल्कि बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करते थे। इसीलिए वो सब अभी जो युद्ध हुआ तो थोड़ी दिक्कत आई, Black Sea green फूड सिक्योरिटी का दिक्कत आया। लेकिन सवाना के पास कमी है खाने की,
जबकि वहाँ भी ग्रासलैंड्स हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो देखिए, सवाना इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ओके, एंड आप सही कह रहे हैं, ये साहिल रीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे साहेल वो सब सहारा वाला सहारन अफ्रीका सवाना ग्रासलैंड से, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट मतलब पॉवर्टी रिडन कंट्रीज हैं ये, और फूड क्राइसिस भयानक है। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो जैसा आपने बताया, प्रेरीज, पैम्पास, दुनिया भर के जितने भी ग्रासलैंड्स आप देखें, स्टेपीज, अलग अलग नाम से विश्व भर में जाने जाते हैं। सर टेम्परेट क्लाइमेट है, एंड अगर आप देखें तो वीट भी वहीं पर काफ़ी अच्छा उगता है, नेचुरली उगता है। तो उसी को डोमेस्टिकेट करके वो आइडियल ग्राउंड बन गया है जहाँ वीट कल्टीवेशन होती है। राइट। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो सॉइल है दैट इज़ नॉट वेरी न्यूट्रिशियस। टेम्परेट ग्रासलैंड में हमें चरनोजेम सॉइल मिलता है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ट्रॉपिकल में घास काफी लंबा होता है, घास भी बहुत एलिफेंट coarse ग्रास कहा, and आई थिंक लंबा होता है, एलिफेंट ग्रास बिल्कुल कहा सर। जाता है उसे। कोर्स होता है, दैट इज नॉट जूसी, दैट इज नॉट न्यूट्रिशियस कंपेयर टू टेम्परेट शॉर्ट ग्रास, जूसी भी रहता है। तो वहाँ पर Soil ज़्यादा fertile सॉइल है। भी चरनोजेम है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। तो मतलब आइडियल ग्राउंड है एग्रीकल्चर के लिए सब। तो इसलिए दैट इज द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया भर की वहीं पे गेहूं की खेती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जुड़ा हुआ जो आपने बल्कि पहले जिक्र भी किया, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत सारे देशों का जो फूड सिक्योरिटी था वो इफेक्ट हो रहा था, बिल्कुल, जिसकी वजह से फिर यूएन और टर्की ने मिलकर के दे ब्रोकर्ड एन एग्रीमेंट, कॉरिडोर बनाया है। ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर, इसको ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से एटलीस्ट ये इंश्योर हो सके कि जो ये वॉर है ये भले अगर कंटिन्यू होती भी है लेकिन जो कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं वो अफेक्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। वहाँ ये फूड भी क्राइसिस कह सकते हैं सर कि जैसे सवाना जो है, ठीक है, उसके अंदर ग्रासलैंड्स बड़ी हैं तो उनको काट के अपन खेती नहीं कर सकते। सर सॉइल इज नॉट वेरी हाँ, न्यूट्रिशियस। Soil soil भी actually nutritious main नहीं है, point, और हाँ। उसमें वैसे प्रैक्टिकली भी पॉसिबल प्रैक्टिकली भी हाँ, वो मतलब उतना क्लाइमेटिक सही कंडीशंस निकलेगा आइडियल नहीं। नहीं है यहाँ वीट कल्टीवेशन हो। पानी की भी बहुत कमी रहती है मॉनसून, अगर हम प्रेसिपिटेशन देखें तो भी बहुत कम। क्लाइमेट जैसे वीट इज ए राबी क्रॉप, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में उगता है। भारत में बिल्कुल। हाँ, भारत के अंदर। तो वहाँ तो सर हमेशा वैसा ही क्लाइमेट रहता है। तो सर वहाँ भी एक समस्या रहती है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड रहता है तो वहाँ भी वहाँ नहीं होता। उस टाइम नहीं उगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उस टाइम पे, लेकिन बाकी साल में काफ़ी टाइम उगता है। ओके, एनी हाउ, ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है, सो इसके लिए 10 मार्क्स टू यू। एंड आप सर स्कोर क्या है Also- बता तो दो। ये लर्निंग भी है सर कि सवाल सिर्फ फैक्चुअल नहीं होते हर बार, सवाल इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये आपके लिए भी लर्निंग है। अगला सवाल आपसे शायद मैं फैक्चुअल नहीं पूछूंगा, अगला सवाल आपसे शायद फैक्चुअल नहीं पूछूंगा, कुछ और पूछेंगे। अगला सवाल देवराज जी से, थोड़ा सा टेक्निकल है सर, सवाल के 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? सर 50-50 स्कोर हो गया फिर। नहीं, इसमें 50 रुपीज सर आप देख रहे हैं सर, मेरे से 3-4 सवाल एक साथ पूछ रहे हैं और स्कोर इतना है सर मुझसे भी पूछा था दो, जो दूसरा सवाल था आपको याद है ना कैसा था वो? बस अभी लेट्स फोकस। एससीओ रिसेंटली न्यूज में आया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा इवेंट बना था, पाकिस्तान के एफएम भी आए थे, बिलावल भुट्टो भी इंडिया आए थे। करेक्ट। एससीओ में लेटेस्ट मेंबर ईरान। क्या बात है, देखो सर ये तो चलिए twist डालो, चलिए अभी ट्विस्ट डालते हैं, अभी ट्विस्ट। सेकंड पार्ट जिस क्वेश्चन का है वो है कि एससीओ के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना है आपको। इसका नाम शुरू से एससीओ नहीं था, करेक्ट है सर। वो क्या नाम था एंड उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा बताइए। नाम शंघाई 5, ओके, एंड शंघाई 5 जो बना था वो आई थिंक 1995। क्या उसमें चाइना था? यस सर। सर एक्चुअली स्टोरी बताएंगे तो उसमें थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है, कि 1990s के अंदर चाइना जो होता है वो रिसोर्स हंग्री हो जाता है, और 1991 के अंदर रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो रशिया जब तक यूएसएसआर था, मतलब यूएसएसआर जब तक था तब तक उसका कंट्रोल था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, आराम से कंट्रोल बना के रखता था। पर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का और रशिया एक बड़ा डेब्रीज पे बन गया उसकी, ठीक है, तो इनकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली, मतलब रियलिस्टिक वे के अंदर वो इंडिपेंडेंट हुए, और हुए तो इनके सब के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जैसे अभी नूर सुल्तान की बात भी हो रही थी, सब प्रेसिडेंट थे वो डिक्टेटर, भयंकर वाले डिक्टेटर, और सारे अपने आपस के अंदर लड़ रहे, ठीक है, डिस्प्यूट्स। हाँ डिस्प्यूट्स है। अब चाइना को चाहिए रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आपको पता है सर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत रिसोर्सेज बहुत resource ज़्यादा रहते है, और ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच में म्यूचुअली मतलब एक बाउंड्रीज का सेटलमेंट कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी चाइना ने रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों को चाहिए रिसोर्सेज, Right. और चाइना ने अपने जो बॉर्डर कंट्रीज है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तीनों कंट्रीज को साथ में लेकर प्लस रशिया को साथ में लेकर या शंघाई 5। राइट, ऑसम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने दिया। तो इसके भी आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। हाँ, ये बढ़िया एक्सप्लेन किया, बढ़िया 10 से एक्सप्लेन। ज़्यादा दे दूँ? नहीं 10 तो अपर लिमिट है। वापस लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर किंजल। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, वेरी सिंगल वर्ड में आंसर देना है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम लोग पढ़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक? ट्रॉपिक ही क्यों लिखा गया? टर्न, वन वर्ड आंसर टर्न, ताकि आप बाद में ट्विस्ट ना करो. एग्जैक्टली ये बहुत सिंपल था. तो वो बेसिकली टर्न Tropics है. का मतलब एंड है उसमें टर्न इसलिए कहा जाता है बिकॉज सन जो है वो हमारी धरती का टिल्ट वैसा है कि वहां से टर्न होकर के इट कम्स बैक. और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी टर्न होकर गोस बैक. 23.5 डिग्री Sun नॉर्थ, का 23.5 डिग्री हाँ, साउथ. बिल्कुल के बीच में वेरी वेरी सही. सर ये तो इजी था. इजी इजी आपके लिए भी इजी है. आपके लिए भी इजी है. आशियान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है सुना है सर, है ना? 10 कंट्रीज हैं आशियान में, 10 मेंबर कंट्रीज हैं. अब लेकिन 11वीं आने वाली है. यस. अभी करंट अफेयर्स में पढ़ाया सर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स. बताइए. ईस्ट तिमोर. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है. सर घुमाओ इसको. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में. दोस्तों ईस्ट तिमोर का जो कैपिटल है ना और इंडिया का जो कैपिटल है सेम है. ईस्ट तिमोर का जो कैपिटल नाम से obviously, स्पेलिंग थोड़ा फर्क है. तो जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है ना, लेकिन दिल्ली बोलते थे पहले. तो जो ईस्ट तिमोर का कैपिटल है वो भी असल में दिल्ली है, DILI. ठीक है, तो कैपिटल दोनों का सेम है. यू कैन कीप दिस. छोटा सा फैक्ट आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, बट इंटरेस्टिंग भी है सर. ओशन करंट्स हम पढ़ते हैं. नॉर्थ अमेरिका या फिर USA कनाडा के पास एक जगह आती है न्यू फाउंडलैंड, सुना होगा आपने. वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन कैसे बन गया? सर क्योंकि वहाँ गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट मिलते हैं, और एक कोल्ड करंट है, एक वार्म करंट है. तो लैब्राडोर कोल्ड करंट और वार्म करंट जब मिलते हैं तो वहाँ पे टर्बिडिटी करंट्स बनती है, जिस वजह से नीचे का जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है ओशन के बॉटम का वो ऊपर आता है. राइट. और ये फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए आइडियल ग्राउंड बन जाता है. और फाइटोप्लैंक्टन बस, ज्यादा बस, होंगे हम तो समझ फिर गए, हम ज्यादा समझ गए, हम बस, बस। ब्रीथिंग एक्वेटिक फूड चेन बढ़िया सर होता आई ऑब्जेक्ट. सर ने पहले ही बोला है ओशन करंट. हाँ. तो आप जानते होंगे उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है. तो हिंट तो दिया है सर. हाँ, आपने. इनको ओशन मैंने पढ़ाते दिया. हैं, बट आपने हाँ, नहीं बट ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया. और इनफैक्ट बढ़कर ही पूछा हमने. प्री का क्वेश्चन था, दिया आपने मेंस का जवाब है. बहुत बढ़िया. तो इसके भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. बट अभी बाय द वे आपसे आपके चल रहे हैं 55 पॉइंट्स. अनिरुद्ध आप पक्का बताओ मुझे. आपके चल रहे हैं 55 पॉइंट्स एंड देवराज जी आपके चल रहे हैं 45 पॉइंट्स. आपका एक क्वेश्चन पेंडिंग है. अच्छा. अगर आपने सही दे दिया तो फिर आपका हो जाएगा टाई, और अगर आपने गलत दे दिया तो फिर किंजल जी ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे. टाई के बाद क्या होगा? टाई के बाद फिर सुपर ओवर होगा. तो देखते हैं. ओके. लास्ट क्वेश्चन फॉर देवराज. इस वक्त आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है लिथियम. अभी रिसेंटली इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम की कुछ मतलब साइट्स देखने को मिली हैं. आपने लिथियम लिथियम पे मैंने वीडियो बनाया. और लिथियम ट्रायंगल क्या चीज़ है? सब बहुत कहाँ पे मिलता है लिथियम ट्रायंगल, क्या है बताओ ना. ABC. ABC आगे बताओ. अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले. ग्रेट. और ये शायद मैंने स्टूडेंट्स को ABC से याद करवाया है. ट्रिक्स कभी हमारे भी काम आ जाती है. नहीं बढ़िया. ये मतलब इनके पास बहुत हाई लेवल के रिसोर्सेज लिथियम के हैं. ये टॉप 3 नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा. इसमें आई थिंक एक आधी कंट्री कोई टॉप 3 में नहीं आती है. एक कंट्री टॉप 3 में आती है, बाकी चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास भी काफ़ी सारे लिथियम रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. बट ये टॉप 3 वाला नहीं है. बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. यस, रिसोर्स भले ही Production बहुत प्रोडक्शन ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. ऑल राइट. सो हम एक ऐसे मोड पे आ गए हैं जब Super दोनों के ही over. पॉइंट्स बराबर हो गए हैं. तो सुपर ओवर करने में क्या तो टाइम करना नहीं है. 6 बॉल तो नहीं है हमारे पास, ओके. लेकिन वी विल हैव Free वन टाई ब्रेकर क्वेश्चन. अच्छा. रैपिड फायर मान लीजिए, लेकिन अगर गलत जवाब दे दे तो आप आउट हैं. मतलब किससे पूछूंगा आप टाइम ब्रेक? ये मैं जो दोनों से करना है. पूछूंगा आपसे. अच्छा. एक ही क्वेश्चन रहेगा. तो दोनों जिसने भी सही जवाब दे दिया, पहले जिसने दिया है ना. जिसने भी दे दिया पहले, अगर आपने सही दे दिया चल ऑब्वियसली. ठीक है सर, पूछिए आप. द क्वेश्चन इज ऑन. ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर भारतीय को अफेक्ट करता है. एवरी इंडियन इज अफेक्टेड बाय दिस थिंग. एडिबल ऑयल्स का कंजम्पशन इंडिया में सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल कौन सा कंज्यूम होता है? Palm oil. सनफ्लावर. Palm oil. Palm oil. Okay. क्या है सर? Palm oil. किंजल जी जीत गए हैं. पाम ऑयल इज द करेक्ट आंसर. मैं आपको यहाँ पे पूरा जल्दी इसका करना बता देता हूँ. पड़ेगा. एग्जैक्टली. सनफ्लावर सर आता है नंबर 4 पे. ओके सर. जी. नंबर 1 पे आता है पाम ऑयल. नंबर 2 पे आता है सोयाबीन ऑयल. नंबर 3 पे आता है मस्टर्ड ऑयल. नंबर 4 पे आता है सनफ्लावर ऑयल. इंटरेस्टिंगली पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल हम लोग मेनली इंपोर्ट करते हैं. द रीजन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज बिकॉज पाम ऑयल हमने जिक्र भी किया, हम बहुत सारा मंगवाते हैं साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया से बॉर्नियो मंगवाते आइलैंड हैं. की बात भी की. एग्जैक्टली. एंड हमने रशिया यूक्रेन की बात भी करी. तो सनफ्लावर ऑयल हमारा मेनली वहाँ से आता था. और जो बीच वाले 2 है ना,
मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, इन दोनों की प्रोडक्शन हम मैक्सिमम इंडिया में डोमेस्टिकली करते हैं, लेकिन जो पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल है ये इंपोर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कहानी। किंजल सर इज द विनर। थैंक यू ऑफ दिस। क्या दे रहे हो सर, ये बताओ आप पहले। सर हम तो आपसे पार्टी लेंगे। Right. So it was a very interesting session. I hope No doubt. you guys learned something. I hope you guys enjoyed this session. We'll see you soon. ऐसे ही और interesting sessions के साथ. So at this point, we all are signing off. Thank you so much and have a nice day.